तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए एमसीक्यू पेपर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसके दो पेपर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारा सेट नंबर 3 है। तो इससे पहले अगर आपने बाकी के दो वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये भी हमारा निमी की तरफ से पेपर बताया गया है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन हमारी ट्रेड है और ईयर कौन सा है, हमारा फर्स्ट ईयर है। तो फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट्स के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा वॉच करें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू लोकेट द फॉल्ट्स इन यूजी केबल्स। यूजी केबलों में खराबी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? जो हमारी यूजी केबलें रहती हैं, तो यूजी केबलों में खराबी का पता लगाने के लिए हम किस परीक्षण का यूज करेंगे फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यूजी केबलों में खराबी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो वहां पर हमारा लूप टेस्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? यदि एक स्टैंडर्ड कंडक्टर को सेवन सात 7/1/40 के रूप में नामित किया गया है, तो वह 1.40 क्या दर्शाती है? तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डायामीटर ऑफ ईच कंडक्टर, प्रत्येक कंडक्टर का व्यास तो जो 1.40 रहता है वो हमारे क्या दर्शाता है? कंडक्टर के व्यास को दर्शाता है। तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूट्रल कोर ऑफ 19 स्क्वायर मीटर 3/1/2 कोर यूजी केबल। 90 वर्ग मीटर 3 सही 1/2 कोर यूजी केबल को न्यूट्रल कोर का आकार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 स्क्वायर मिलीमीटर। तो 50 स्क्वायर मिलीमीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? चित्र में दर्शाए गए उपकरण का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में हमें उपकरण दिखाया गया है फ्रेंड्स, तो ये हमारे कौन से उपकरण को दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये हमारे कौन से टूल को दर्शाता है? तो ये हमारे क्रिम्पिंग टूल को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? उच्च तन्य शक्ति के लिए ओवरहेड लाइनों में किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? तो उच्च तन्य शक्ति और ओवरहेड लाइनों में हम किस प्रकार के जोड़ का यूज करेंगे फ्रेंड्स? तो उसके लिए करेंगे हम ऑप्शन नंबर 3, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का। तो उच्च तन्य शक्ति के लिए ओवरहेड लाइनों में किस प्रकार के जोड़ का यूज करेंगे? तो वहां पर हम वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? विद्युत की मात्रा की इकाई क्या है? जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी रहती है, विद्युत की मात्रा, तो विद्युत की मात्रा की इकाई क्या रहती है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो विद्युत की मात्रा की इकाई रहती है हमारी कूलम्ब। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? चित्र में दर्शाई गई सोल्डिंग विधि का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में हमें सोल्डिंग विधि दिखाई गई है, आप देख सकते हैं, तो हमारी कौन सी सोल्डिंग विधि को दर्शा रहा है? तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये हमारी कौन सी विधि दिखाई गई है? तो ये हमारी सोल्डरिंग गन मेथड दिखाई गई है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमारी सोल्डरिंग गन मेथड को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, चित्र में दर्शाई गई सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में सोल्डरिंग विधि हमें दिखाई गई है, तो इस सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग, तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग। तो ये हमारी कौन सी सोल्डरिंग को दर्शा रहा है? तो ये हमारी तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? तांबे के परमाणु के तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? जो हमारा तांबे के परमाणु रहते हैं, तो तांबे के परमाणु के तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर 3। तो तांबे के परमाणु के तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? विद्युत की मात्रा Q का सूत्र क्या है? जो विद्युत की मात्रा रहती है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका जो Q रहता है उसका सूत्र क्या है? तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करंट गुणा टाइम, मतलब करंट गुणा समय। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, डीसी सर्किट की शक्ति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? जो हमारा डीसी सर्किट रहता है, तो डीसी सर्किट की शक्ति की गणना करने के लिए हम किस सूत्र का यूज करेंगे?
तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करंट गुणा वोल्टेज। तो डीसी सर्किट की शक्ति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए करंट गुणा वोल्टेज सूत्र का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? ठोस चालक की तुलना में तंतु चालक का क्या लाभ है? जो हमारा ठोस चालक रहता है, तो ठोस चालक की तुलना में तंतु चालक का क्या लाभ है? तो क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर फ्लेक्सिबल, अधिक लचीला। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? क्रिम्पिंग टर्मिनेशन का क्या लाभ है? जो हमारा क्रिम्पिंग टर्मिनेशन रहता है, तो क्रिम्पिंग टर्मिनेशन का लाभ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ढीले कनेक्शन से बचे। तो जो हमारा क्रिम्पिंग टर्मिनेशन रहता है, तो क्रिम्पिंग टर्मिनेशन का लाभ रहता है कि ढीले कनेक्शन से बचाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? भूमिगत केबलों का कौन सा भाग धातु आवरण को जंग से बचाता है? तो जो हमारी कहने का मतलब ये है कि जो सीट मतलब जो कोरोजन जंग वगैरह से भूमिगत केबल को बचाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंडिंग। तो भूमिगत केबलों का कौन सा भाग धातु आवरण को जंग से बचाता है? तो जो बेंडिंग भाग रहता है वो जंग से रक्षा करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? जो हमारी डिप सोल्डरिंग विधि रहती है, तो डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पीसीबी पर छोटे छोटे घटकों की सोल्डरिंग। सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट्स ऑन पीसीबी। जो पीसीबी रहता है हमारा, तो क्या बोल रहा है कि डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? तो पीसीबी पर छोटे छोटे घटकों की सोल्डरिंग करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? वो विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा जर्मेनियम रहता है वो हमारे अर्धचालक पदार्थ के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? चित्र में दर्शाए अनुसार माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? ये जो डायग्राम में हमें माइक्रोमीटर का पाठ्यांक दर्शाया गया है, तो माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4.55 mm। तो ये हमारे 4.55 mm रीडिंग को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है फ्रेंड्स, कंडक्टर का आकार मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो हमारे तार वगैरह रहते हैं या कंडक्टर वगैरह रहते हैं, तो उसका साइज मापने के लिए हम किसका यूज करेंगे? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो सीट वगैरह हो गया है या तार वगैरह का आकार मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स? तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड वायर गेज का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भूमिगत केबल में सर्विग परत का क्या उपयोग है? जो भूमिगत केबल रहती है, तो उसमें जो सर्वित परत रहती है, तो सर्वित परत का उपयोग क्या है? तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना, प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो जो आर्मरिंग रहता है, तो आर्मरिंग को क्या वायुमंडलीय स्थिति से बचाना ही हमारे भूमिगत केबल में सर्विंग परत का उपयोग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? ओवरहेड लाइन में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? जो हमारी ओवरहेड लाइनें रहती हैं, तो ओवरहेड लाइन में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए हम किस जोड़ का यूज करेंगे? तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। तो ओवरहेड लाइन में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए हम वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? पिघले हुए शोल्डर को बार बार पिघलाने से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो पिघला हुआ शोल्डर रहता है, पिघले हुए शोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिन की मात्रा कम हो जाती है। तो पिघले हुए शोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? कि टिन की मात्रा कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की सर्विसिंग और मरम्मत के लिए किस प्रकार की सोल्डिंग विधि का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं रहती हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की सर्विसिंग और मरम्मत के लिए हम किस प्रकार की सोल्डिंग विधि का यूज करेंगे? तो क्वेश्चन 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की सर्विसिंग और मरम्मत के लिए हम किस सोल्डरिंग विधि का यूज करेंगे? सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग मेथड का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? वाहन की बॉडी की मरम्मत के लिए सोल्डरिंग की किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो जो वाहन की बॉडी वगैरह रहती है, तो वाहन की बॉडी की मरम्मत के लिए सोल्डरिंग की किस विधि का यूज करेंगे? तो क्वेश्चन 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग विद फ्लेम। तो वाहन की बॉडी की मरम्मत के लिए सोल्डरिंग की किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ज्वाला के साथ सोल्डरिंग की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है?
स्ट्रैंड कंडक्टर की तुलना में ठोस कंडक्टर का नुकसान क्या है? जो हमारे स्ट्रैंड कंडक्टर रहते हैं तो स्टैंडर्ड कंडक्टर की तुलना में जो हमारे ठोस कंडक्टर रहते हैं तो उसके नुकसान क्या रहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेस फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कम लचीलापन। तो स्ट्रैंड कंडक्टर की तुलना में ठोस कंडक्टर में क्या रहता है? थोड़ा लचीलापन कम रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? सोल्डरिंग आयरन को ऐसे स्टैंड पर क्यों रखा जाना चाहिए जो सोल्डरिंग करते समय उपयोग में ना हो? तो जो सोल्डरिंग आयरन रहता है तो सोल्डरिंग आयरन को ऐसे स्टैंड पर हमें रखना चाहिए जो सोल्डरिंग के समय उपयोग में ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जलने और आग लगने से बचाता है। तो सोल्डरिंग आयरन को ऐसे स्टैंड पर रखना चाहिए जहां पर क्या रहता है, हमें सोल्डरिंग करते समय उपयोग में ना हो, तो उससे क्या रहता है, यह हमें जलने और आग लगने से बचाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 26 क्या बोल रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सोल्डरिंग में कोल्ड सोल्डर दोष का क्या कारण है? जो हमारा सोल्डरिंग रहता है तो सोल्डरिंग में कोल्ड सोल्डर दोष का क्या कारण है? तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनफिशियंट हीटिंग, अपर्याप्त ताप। तो सोल्डरिंग में कोल्ड सोल्डर दोष का क्या कारण है? कि अपर्याप्त ताप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 27 क्या बोला है? परिपथ में प्रवाहित धारा आई का मान क्या है? ये जो परिपथ हमें दिखाया गया है फ्रेंड्स, तो ये जो परिपथ आप देख सकते हैं तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है आई, तो आई का मान क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2 एम्पियर। तो यहाँ पर ये जो परिपथ में धारा प्रवाहित रहता है तो धारा का मान क्या है? वो हमारा 2 एम्पियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंसुलेटेड कंडक्टर के इंसुलेशन पर अतिरिक्त आवरण का उद्देश्य क्या है? जो हमारे इंसुलेटेड कंडक्टर रहते हैं तो इंसुलेटेड कंडक्टर के इंसुलेशन पर अतिरिक्त आवरण का उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परावैद्युत शक्ति बढ़ाने के लिए। तो इंसुलेटेड जो कंडक्टर रहते हैं फ्रेंड्स, तो इंसुलेटेड कंडक्टर पर अतिरिक्त आवरण का उद्देश्य रहता है कि परावैद्युत शक्ति बढ़ जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? 33 केबी से 66 केबी तक भूमिगत सेवाओं के लिए किस प्रकार के केबल का उपयोग किया जाता है? तो 33 केबी से 66 केबी तक की जो भूमिगत सेवाएं रहती हैं तो उसके लिए हम किस प्रकार की केबल का यूज करेंगे? तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो उसके लिए करेंगे हम अतिरिक्त हाई टेंशन केबल, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स। तो 33 केबी से 66 केबी तक भूमिगत सेवाओं के लिए हम एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या बोल रहा है? एक अच्छे चालक का गुण कौन सा है? विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ गुड कंडक्टर? जो एक गुड कंडक्टर रहता है, अच्छा चालक, तो अच्छा चालक का गुण कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कम विशिष्ट प्रतिरोध। तो एक जो अच्छा चालक रहता है तो अच्छे चालक का गुण रहता है कि कम विशिष्ट प्रतिरोध। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वायरिंग के लिए कंडक्टर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो वायरिंग वगैरह के लिए कंडक्टर के रूप में हम किस सामग्री का यूज करेंगे? तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। तो वायरिंग के लिए कंडक्टर के रूप में किस सामग्री का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम कॉपर का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? यूजी केबल में धात्विक आवरण के ऊपर कौन सी परत प्रदान की जाती है? जो यूजी केबल रहती है तो यूजी केबल में धात्विक आवरण के ऊपर कौन सी परत प्रदान की जाती है? तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बेंडिंग। तो यूजी केबल में धात्विक आवरण के ऊपर कौन सी परत प्रदान की जाती है फ्रेंड्स? तो वहां पर बेंडिंग प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र क्या है? जो हमारा ईएमएफ रहता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात करने का सूत्र क्या रहता है फ्रेंड्स? तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईएमएफ बराबर पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। तो क्या रहता है? ईएमएफ बराबर पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा नियम बताता है कि एक बंद सर्किट में लागू वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर है? तो कौन सा हमारा नियम बताता है कि एक जो सर्किट रहता है, एक बंद सर्किट में जो लागू वोल्टेज रहता है वो वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर रहता है? तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किरचॉफ का नियम। तो जो किरचॉफ का सेकंड नियम रहता है वो बताता है कि एक बंद सर्किट में लागू वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 35 क्या बोल रहा है? समांतर में जुड़े तीन प्रतिरोधकों R1 R2 R3 के समतुल्य प्रतिरोध RI का सूत्र क्या है? सॉरी, RT का सूत्र क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? सर्किट में दिखाए अनुसार खुले R2 प्रतिरोधक से जुड़े ओम मीटर का पाठ्यांक क्या है?
तो फ्रेंड जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो डायग्राम में क्या बोल रहा है कि सर्किट में जो R2 प्रतिरोधक से जुड़े ओम मीटर का पाठ्यांक क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 36 है फ्रेंड, 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत प्रतिरोध दर्शाएं, इंडिकेट इन्फिनिट रेजिस्टेंस। तो ओम मीटर का पाठ्यांक क्या है, तो ओम मीटर का पाठ्यांक है अनंत प्रतिरोध दर्शाएं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला है, चित्र में दर्शाए गए प्रतिरोधक का नाम क्या है। ये जो डायग्राम में हमें प्रतिरोधक दिखाया गया है फ्रेंड्स, तो इस प्रतिरोधक का नाम क्या है। तो 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायर बाउंड रेजिस्टर। वायर बाउंड प्रतिरोध को दर्शाता है। ये जो डायग्राम में हमें प्रतिरोधक दिखाया गया है, हमारे वायर बाउंड प्रतिरोधक को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला है, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक गुण होता है। तो कौन सा पदार्थ रहता है जिसमें ऋणात्मक तापमान गुणांक गुण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माई का जो हमारा अभ्रक रहता है। तो अभ्रक में हमारा क्या रहता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट प्रॉपर्टी रहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या बोल रहा है, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट पोर्शन WCS, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो इसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो जब हम 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो हमारा निकल कर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 45.6। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है 40। तो क्या बोला है 0.01 का वर्ग क्या है, जो हमारा 0.01 है, तो 0.01 का वर्ग क्या रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 0.00001 mm। तो 0.01 का 0.01 में इंटू करेंगे तो वो निकल कर आएगा 0.00001। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से किस धातु के प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो कौन सी धातु रहती है जिसमें हमारा प्रमुख सामग्री के रूप में जो हमारा लोहा रहता है वो सबसे मेजर मतलब ज्यादा रहता है। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो हमारी फेरस मेटल मतलब लोहे धातु रहती है, तो उसमें हमारा लोहा सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42 क्या बोल रहा है, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड जो वस्तु रहती है, तो वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं द्रव्यमान। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो कोई भी पदार्थ है उसके द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या बोलेंगे। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डेंसिटी घनत्व। तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को उसका घनत्व कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है। जो हमारा ऊष्मा रहता है फ्रेंड्स, तो ऊष्मा की एसआई इकाई क्या रहती है, तो ऊष्मा की एसआई इकाई रहती है जूल। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट पोर्शन इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 45, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानिए। ये जो डायग्राम में सामग्री का पारंपरिक प्रतीक दिखाया गया है, तो हमारा किसको दर्शाता है। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो सामग्री का प्रतीक दिखाया गया है हमारा किसको दर्शाता है, तो ये हमारे स्टील को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। ये जो डायग्राम में सामग्री का पारंपरिक प्रतीक दिखाया गया है, तो हमारा किसको दर्शाता है। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा किसको दर्शाता है, तो ये हमारे कांच को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। ये जो डायग्राम में सामग्री का पारंपरिक प्रतीक दिखाया गया है, तो ये हमारा किसको दर्शाता है। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे कंक्रीट ठोस को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार साइज क्या है। जो हमारी A4 शीट रहती है, तो A4 शीट का जो ट्रिम किया हुआ आकार रहता है वो कितना रखा जाता है, तो वो रखा जाता है 210 गुणा 297। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला है, IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। तो जो हमारा IS मतलब मानक है, तो IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर ए है ये आप देख सकते हैं 50 50 50, तो ये हमारा आयाम सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन बोला है चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। ये जो डायग्राम में हमें प्रिज्म दिखाया गया है फ्रेंड्स, तो हमारे कौन से प्रिज्म को दर्शा रहा है। तो 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे हेक्सागोनल प्रिज्म को दर्शा रहा है। अब आ जाता है हमारा पार्ट 4, जो कि है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिक्त में सही शब्द भरें। ये जो रिक्त स्थान दिया है इसमें हमें सही शब्द भरना है। तो क्या बोला है, दे फिल इन द ब्लैंक गुड फ्रेंड्स।
तो क्या हो जाएगा, दे आर। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दे आर गुड फ्रेंड्स, वे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 52, क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरें। द ट्रेन फिल द ब्लैंक थ्रू द टनल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। तो जो ट्रेन है वो किसके टनल के पास से गुजर रही है, तो आ जाएगा द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, उचित इंटेरोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। फिल इन द ब्लैंक आर यू गोइंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 54 क्या बोल रहा है, रिक्त स्थान के साथ उचित सर्वनाम के साथ भरें। आई मेड दिस केक फिल इन द ब्लैंक। तो मैंने यह केक बनाया, किसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई मेड दिस केक माई सेल्फ, मैंने स्वयं के लिए केक बनाया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 55 क्या बोल रहा है, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। सी मेड दिस केक फिल इन द ब्लैंक। तो उसने एक केक बनाया, किसके लिए। तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हर सेल्फ, स्वयं के लिए। तो सी मेड दिस केक हर सेल्फ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरें। सी हैज हर्ट फिल इन द ब्लैंक। तो क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हर सेल्फ, सी हैज हर्ट हर सेल्फ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। द लिटिल गर्ल्स फिल इन द ब्लैंक आई रिवेल्ड हर मिसचीफ। तो क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्विंकलिंग। तो द लिटिल गर्ल्स ट्विंकलिंग आइस रिवेल्ड हर मिसचीफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, उपयुक्त स्थान पूर्व सर्ग के साथ रिक्त स्थान भरें। माई हाउस इज फिल इन द ब्लैंक द थर्ड फ्लोर। तो क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर। तो मेरा जो घर है वो कौन से फ्लोर पर है, वो थर्ड फ्लोर पर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सही प्रश्न शब्द भरें। फिल इन द ब्लैंक इज द स्पीकर एट द फंक्शन, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु। तो क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हु इज द स्पीकर ऑफ द फंक्शन। तो जो फंक्शन होने वाला है उसका बोलने वाला वक्ता कौन है। तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला है, निम्न स्तर की भाषा को खाली स्थान भी कहा जाता है। लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड। तो जो निम्न स्तर की भाषा रहती है, तो निम्न स्तर की भाषा को क्या कहा जाता है, तो निम्न स्तर की भाषा को मशीन भाषा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला है, प्रोनाउंसिएशन रेफर्स टू, उच्चारण खाली स्थान को संदर्भित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जो हमारा उच्चारण रहता है वो हमारे ध्वनि के उत्पादन को संदर्भित करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है, रीअरेंज द, मतलब जो शब्द दिए गए हैं अव्यवस्थित, तो इनको हमें जमाना है। तो क्या आ जाएगा, सी, क्या हो जाएगा 62 का हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी, सी वर्कड एज आ स्कूल टीचर, वह एक स्कूल टीचर के रूप में कार्य करती थी या करती है। सी हैज, क्या आ जाएगा पहले, सी वर्कड एज आ स्कूल टीचर, वह एक स्कूल टीचर के रूप में कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 63 क्या बोला है, आवाज की पिच का उठना और गिरना खाली स्थान कहलाता है। तो आवाज की पिच का उठना और गिरना हमारा क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हमारा आवाज का उतार चढ़ाव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे खाली स्थान कहा जाता है। तो वह शब्द क्या है जो अचानक और मजबूत भावना प्रदान करता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम। तो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे बोलेंगे विस्मयादिबोधक वाक्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 65 क्या बोला है, जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको खाली स्थान का उपयोग करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गुड मॉर्निंग। तो जब हम अपने शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए, गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला है, आंसवर शब्द में कौन सा मूक अक्षर है, विच इज द साइलेंट लेटर ऑफ आंसवर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है, 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो हमारा आंसर रहता है
तो आंसर में जो हमारा डब्लू रहता है, डब्लू हमारा साइलेंट वर्ड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला है, चर्चा के शिष्टाचारों में कौन सा डूज है। मतलब जो चर्चा के शिष्टाचार रहते हैं तो उसमें डूज का मतलब रहता है करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरों की सुने। तो चर्चा के शिष्टाचारों में जो डूज रहता है वो क्या रहता है, दूसरों की सुनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला है, चर्चा के शिष्टाचार का डोंट है, मतलब जो नहीं करना चाहिए। तो 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनावश्यक बहस करें, आर्ग्यू अननेसेसरी। तो अननेसेसरी बहस करना हमारे डोंट्स, मतलब चर्चा शिष्टाचार के डोंट्स को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है। तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा सीपीयू रहता है वो हमारा कंप्यूटर का मस्तिष्क या हृदय कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 70 क्या बोल रहा है, कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है। तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा हमारा विस्मयादि बोधक है, तो ऑप्शन नंबर ए, व्हाट आ ब्यूटीफुल हाउस इट इज। व्हाट आ ब्यूटीफुल हाउस इट इज ये हमारे विस्मयादि बोधक वाक्य को दर्शाता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 71 क्या बोला है, सक्रिय आवाज में कौन सा है, विच वन इज एन एक्टिव वॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम हैज पासड द एग्जाम। ये हमारी सक्रिय आवाज मतलब एक्टिव वॉइस को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 72 क्या बोला है, निष्क्रिय आवाज में कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस। उसका बर्थडे हमारे द्वारा मनाया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 73 क्या बोला है, विच वन इज नॉट अ कंजक्शन। कौन सा एक संयोजन नहीं है। तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा ऑन रहता है वो हमारा कंजक्शन के अंतर्गत नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोला है, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है। तो जो हमारा भूमिका रहता है तो भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है। तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरियत पैदा करता है। तो भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है, बोरियत पैदा करना भूमिका निभाने का लाभ नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और क्या बोला है, कौन सा स्वर नहीं है। तो आप सभी को पता होगा जो हमारा ए है वॉवल है, ए भी हमारा वॉवल है, आई भी हमारा वॉवल है, लेकिन जो एफ रहता है वो हमारा स्वर नहीं है। मतलब जो हमारा एफ वर्ड रहता है वो हमारे स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 75 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।